स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिलुरल इफ्यूजन, ठीक है। एक मिनट, एक फोन है सर, लेकिन एक क्वेश्चन था इसमें अनीस। हाँ बोलो ना। नमस्ते, बढ़िया। नहीं अभी, हाँ बस वही टेली कर ठीक है, ठीक है बताता हूँ मैं 2-3 मिनट में बताता हूँ। देखा है पटना ओके आने का प्रोग्राम है, देखिए क्या होता है। हाँ जो में ही ज्यादातर होता है। फिर बोल रहे ओके ठीक है। हाँ नहीं आ रही है, जैसे आप सुन रहे हम भी सुन रहे हैं। हेलो जी सर। हाँ क्या बोल रहे थे जी बोलो, हिदायतुल्लाह कुछ बोल रहे थे तुम। जी सर, लंग्स एब्सेस में क्वेश्चन था, जो ट्रीटमेंट करते हैं तो मेट्रोनिडाजोल देते हैं, क्या बोल रहे हो? साथ में नहीं समझ पा रहा हूँ। मेट्रोनिडाजोल देते हैं साथ में। जब लंग्स एब्सेस का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साथ मेट्रोनिडाजोल देते हैं या टेनिडाजोल देते हैं। हाँ तो सर ये मतलब क्वेश्चन है कि सर क्यों देते हैं, और उसके बाद जो ज्यादातर आपको मैंने बताया था कॉलेज में कि ज्यादातर नहीं, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एनालॉग्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और एनालॉग्स होने की वजह से जो है ये देते हैं मेट्रोनिडाजोल या टेनिडाजोल या ओनिडाजोल। सर ये जो मतलब कि एनारोब्स होता है, लेकिन ये जो टेनिडाजोल है या ये तो एंटी हेलमिंथिक है ना, एंटी मतलब बैक्टीरियल तो नहीं है ना? नहीं कौन कह दिया एंटी हेलमिंथिक है? जी ये कौन कह दिया एंटी हेलमिंथिक है? सर तो मतलब कि एमेविक लीवर जो होता है सर, एमीबा तो हेलमेंथ है ना सर, पैरासाइट है ना। ठीक है, एमेबिक लीवर एब्सेस होता है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, पैरासाइट्स है। बेसिकली इसका 2 एक्शन है, एक एनारोबिक बैक्टीरिया के बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी रखता है, दूसरी चीज एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी रखता है, ठीक है। होता प्रोमोमाइसिन, तो फिर इंक्लूड क्यों नहीं? हाँ प्रोमोमाइसिन PRO प्रोमोमाइसिन, हाँ वो क्यों नहीं इंक्लूड करते थे? वो क्यों नहीं, एक्चुअली देखो प्रोमोमाइसिन का दिक्कत ये है, सबसे पहली चीज अवेबिलिटी, सबसे पुअर मिलने वाला दवा है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। अच्छा, तो वैंकोमाइसिन मिल जाएगा, कैनामाइसिन मिल जाएगा, एमिकासिन मिल जाएगा, जेंटामाइसिन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। प्रोमोमाइसिन मिलने में सबसे पुअर अवेबिलिटी है इसका। अच्छा तो सर ये एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे जो है ना, इसके साथ भी, चूंकि ये बहुत सारे प्रोमोमाइसिन जो है एफडीए ने जो है बहुत सारी कंट्रीज के एफडीए ने उसको अप्रूव नहीं कर रखा है। जैसे कह रहा है कि मतलब कि जो है इरेडिकेट करने के लिए जो है अमीबा को, क्या अगर अमीबा को इरेडिकेट करना है इंटेस्टाइन से या फिर बॉडी के किसी भी हिस्सा से, ल्यूमन हिस्सा से, तो उसके साथ जो है प्रोमोमाइसिन का ऐड करना जरूरी है, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल जो है या टेनिडाजोल जो है वो मतलब कि टिश्यू और
टिश्यू है, ल्यूमिनस है, लेकिन नहीं है, इसलिए इरेडिकेट करने के लिए प्रोमोमाइसिन का ऐड करना जरूरी होता है। सिर्फ वही थोड़े, आप वैंकोमाइसिन यूज कर सकते हैं, इरेडिकेट करने के लिए वैंकोमाइसिन यूज कर सकते हैं, प्रोमोमाइसिन ही सिर्फ थोड़े ही है। खैर हिदायतुल्लाह जी सर। हाँ, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, चूंकि टाइम लैप्स हो रहा है और बाकी लोग भी है ना। ओके सर। हाँ, चूंकि इसमें जूम में 40 मिनट ही देता है और ये ऐसा टाइम है थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कंजेशन है। सर कहाँ है आप अभी? मैं पटना में हूँ, पटना में हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम का कंजेशन है, तो आप मुझसे पर्सनली फोन करके आप पता कर सकते हैं जो भी क्यूरी है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पिलुलर इफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि पिलुलर इफ्यूजन होता क्या है। तो पिलुलर इफ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रॉड वे में तो कहेंगे सीधे सीधे कि अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो सीधे अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पिलुलर स्पेस। जो दो पिलुला होता है, ब्राइटल लेयर एंड विसरल लेयर, इन दोनों के बीच में जो है फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना। लेकिन इसको अगर पूरी तौर पे डिफाइन करेंगे तो ज्यादातर केसेस जो होते हैं पिलुलर फ्लूइड अक्यूमुलेशन के, उसमें सीरस फ्लूइड हुआ करता है। जो सीरस फ्लूइड हुआ करता है, तो इसलिए इसको इस तरह से भी कहते हैं कि पिलुलर इफ्यूजन इज द कंडीशन व्हेन अक्यूमुलेशन ऑफ द सीरस फ्लूइड इन पिलुलर कैविटी। अक्यूमुलेशन ऑफ द सीरस फ्लूइड इन पिलुलर कैविटी। किसके पास से एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। ओके, सो तो क्या हो गया पिलुलर इफ्यूजन? बेसिकली जो है इट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पिलुलर कैविटी, इज कॉल्ड पिलुलर इफ्यूजन। इसको और डिफाइन करेंगे तो अक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन पिलुलर कैविटी इज कॉल्ड पिलुलर इफ्यूजन। अब तो पिलुलर इफ्यूजन हुआ, तो पिलुलर इफ्यूजन होने के मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मली किसी भी तरह का इडमा होता है, पिलुलर इफ्यूजन इज आल्सो ए टाइप ऑफ इडमा। तो नॉर्मली किसी भी टाइप का अगर इडमा होता है तो इडमा के बेसिक जो मैकेनिज्म होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ जाना, या कैपिलरीज परमियाबिलिटी का बढ़ जाना, या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर का घट जाना, या फिर आपको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होना। बेसिकली ये 4 होता है। तो अगर कहीं भी इडमा होता है तो हम इस 4 से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक साथ कोई एक पार्टिकुलर काउज भी काउज कर सकता है और एक साथ मल्टीपल मैकेनिज्म भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इडमा लिख लीजिए। डिफिनेशन लिख लिया ना पिलुलर इफ्यूजन का? जी सर। हाँ, तो आप जो है मैकेनिज्म ऑफ इडमा सबसे पहले लिख लीजिए। डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, नंबर 1 क्या हो जाएगा? डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। नंबर 2 लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 3 इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी। increase capillary permeability, and increase hydrostatic pressure. Increase hydrostatic pressure. Increase hydrostatic pressure. Okay. तो बेसिकली ये 4 मैकेनिज्म होता है किसी भी टाइप का इडमा के लिए। इडमा जो है अगर बात करें तो इडमा जो होता है वो अक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस और यानी हॉलो स्पेस।
जैसे पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन है, ये भी एक टाइप का इडमा है। एसाइटिस है, ये भी एक टाइप का इडमा है। ये क्या नाम है आपको, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ये भी एक टाइप का इडमा है। ये जो है हाइड्रोसेफेलस, ये भी एक टाइप का इडमा है। तो ये जरूरी नहीं है कि फेस पे ही इडमा हो जाए, यानी जहां जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में ही अकुमुलेशन होता है, उसी को इडमा कहते हैं। इडमा इज द कंडीशन व्हेन अकुमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन एनी कैविटी और इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन में, हेलो जी सर। यस सर। प्लूरल इफ्यूजन में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं? प्लूरल इफ्यूजन में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं? तो सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है कि इंक्रीज वेनस प्रेशर। इंक्रीज वेनस प्रेशर, जब कभी भी रिटर्न फ्लो कम जाएगा राइट साइड, जैसे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, तो अकुमुलेट राइट साइड का जो है वेनस प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वेनस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपको पल्मोनरी इडमा डेवलप हो जाता है, यानी प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाता है। ठीक उसी तरह डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर बेसिकली उस प्रेशर को कहते हैं जो प्रेशर प्रोटीन के जरिए एक्सर्टेड होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रेशर जो प्रोटीन के जरिए एक्सर्ट किया जाता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा, इसका जो कि आपको इसकी वजह से प्लाज्मा का भी ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो भी आपको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है, जैसे कि कंजेनाइटल हाइपोअल्बुमिनिया में होता है। जैसे कि कंजेनाइटल हाइपोअल्बुमिनिया में होता है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी। इंक्रीज कैपिलरी परमियाबिलिटी जो होती है वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं पे कोई लोकल इन्फ्लामेशन हुआ, किसी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, या फिर जो है कोई टॉक्सिन हुआ, या कोई जो है वासो एक्टिव सब्सटेंस जैसे इन्फ्लामेटरी एंजाइम वगैरह से रिलीज हुआ, या फिर कोलाजन वास्कुलर डिजीज होता है। वैसी कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन या ट्रॉमा वगैरह के नतीजे में जो है कैपिलरी परमियाबिलिटी लोकली इंक्रीज हो जाता है। तो वो अगर पल्मोनरी ऐसा होता है तो वैसे नतीजे में आपको जैसे कि निमोनिया में हो जाएगा, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो जाएगा, कोलाजन वास्कुलर डिजीज हो गया, या फिर जो है आपको पेनक्रिएटाइटिस में हो गया। तो ऐसी सूरत में भी आपको प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। वहीं फोर्थ जो हो जाएगा इंक्रीज प्लूरल स्पेस ऑन्कोटिक प्रेशर। इंक्रीज प्लूरल स्पेस ऑन्कोटिक प्रेशर, ऐसे में क्या हो जाता है कि जब कभी भी इंक्रीज प्लूरल स्पेस ऑन्कोटिक प्रेशर होता है तो नतीजे में क्या होता है कि प्रोटीन लीक होने लगता है कैपिलरी से। जो कैपिलरी में परमियाबिलिटी बढ़ता है तो प्रोटीन लीक होने लगता है कैपिलरी से। और कैपिलरी से जब जो है ऑन्कोटिक प्रेशर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, क्या नाम है आपको, पल्मोनरी स्पेस में, प्लूरल स्पेस में, नतीजा क्या होगा, वास्कुलर में कम जाएगा, तो वहां से रिलीज होने लगेगा कैपिलरी परमियाबिलिटी, वहां पे बढ़ जाएगी, ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगी, नतीजे में आपको प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। वहीं लोकल प्लूरल इन्फ्लामेशन हो जाए तो, लोकल प्लूरल इन्फ्लामेशन हो जाए तो, लोकल प्लूरल इन्फ्लामेशन किस नतीजे में हो सकता है? प्लूराइटिस जैसे कोई इन्फेक्शन के नतीजे में हो सकता है, ट्रॉमा के नतीजे में हो सकता है, या फिर आपको बुलाई के नतीजे में हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स के नतीजे में हो सकता है। तो वैसी सूरत में क्या होगा कि आपको लोकल प्लूरल इन्फ्लामेशन होगा और प्रोटीन जो है अकुमुलेट करने लगेगा इंट्राप्लूरल स्पेस। ये तुम्हारी साली का कॉल है रमन, ठीक है। इसके अलावा डिफेक्टिव जो है लिम्फेटिक रीअब्जॉर्प्शन होगा, डिफेक्टिव लिम्फेटिक रीअब्जॉर्प्शन होगा। नतीजे में क्या होगा, डिफेक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहां से डिफेक्टिव कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन लिखने के लिए उसको रिजॉर्प्शन लिखा जाता है, पढ़ने के लिए रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा जाता है,
रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन में, इसके अलावा सिंपली ट्रांसफर हो जाता है एसाइटिस फ्लूइड जो है, ये ट्रांसफर हो जाता है प्लिजल स्पेस में। एसाइटिस फ्लूइड जो है, किसी को मैसिव एसाइटिस है, वैसी सूरत में ट्रांसफर हो जाता है। वो ट्रांसफर होने का वजह क्या होता है, या फिर डिफेक्ट डायफ्राग्मेटिक हर्निया हो जाए, या डायफ्राग्म में किसी तरह का डिफेक्ट पैदा हो जाता है जिसकी वजह से जो है फ्लूइड ट्रांसफर हो सके, तो वैसे सूरत में होता है। इसके अलावा ट्रांस डायफ्राग्मेटिक लिम्फेटिक सिस्टम जो है, उसमें जैसा कि सिरोसिस ऑफ लीवर में होता है ट्रांस डायफ्राग्मेटिक लिम्फेटिक्स होता है, तो वैसी सूरत में भी फ्लूइड का ट्रांसफर होने लगता है। जैसे कि मेक सिंड्रोम में, सिरोसिस ऑफ लीवर में, मेक सिंड्रोम में एंड सिरोसिस ऑफ लीवर में अमूमनतः ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में भी क्या होता है कि आपको नॉर्मली प्रोटीन जो है वो प्लिजल फ्लूइड 3 to 20 ml होता है, लेकिन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में क्या होता है कि ऑन्कोटिक इंट्रा प्लिजल स्पेस का जो है में एल्बुमिन लेवल हाई हो जाता है, और नतीजे में जो है फ्लूइड का अक्यूमुलेशन करने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म हो जाते हैं प्लिजल इफ्यूजन के। ओके जी। चलो अब बात करते हैं कि काउज ऑफ प्लिजल इफ्यूजन। काउज ऑफ प्लिजल इफ्यूजन, काउज से पहले हम ये जानेंगे कि प्लिजल इफ्यूजन एक्चुअली उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या काउज है। तो नॉर्मली एग्जामिनेशन करने में सबसे पहली चीज जो हम प्लिजल इफ्यूजन में देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि फ्लूइड जो है हमारा ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। अगर ट्रांसुडेट है, ट्रांसुडेट मीन्स ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला। ट्रांसुडेट मीन्स ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाला। अगर फ्लूइड के आर पार देख सकते हैं तो वो फ्लूइड ट्रांसुडेट कहलाता है। एक्सुडेट यानी थिक होगा, कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। थिक होगा, कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगा, इसकी वजह से उसको आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है जी सर। सर आवाज एकदम नहीं आ रही है आपके पास। अगर किसी पार्टिकुलर के पास नहीं आ रही है, मतलब आपका नेटवर्क एरिया सही नहीं है, इसकी वजह से। बाकी लोगों को मिल रहा है सही से आवाज? सर हमको तो मिल रहा सही से आवाज, अब बाकी का तो नहीं। यस सर, आवाज आ रही है सही। हाँ, तो ज्यादातर लोगों को मिल रहा है, मतलब आपके इधर का नेटवर्क डैमेज होगा फरखुंदा, इसकी वजह से। सर आवाज है पर क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा बीच बीच में नेटवर्क की वजह से हो सकता है डियर। मेरी तरफ क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि काउज ऑफ ट्रांसुडेट प्लिजल इफ्यूजन। काउज ऑफ ट्रांसुडेट प्लिजल इफ्यूजन। ट्रांसुडेट प्लिजल इफ्यूजन का क्या क्या काउज हो जाएगा? चूंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसा किस कंडीशन में होगा? सबसे पहली चीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहली चीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। दूसरा हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। तीसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइपोअल्बुमिनिया हो जाता है। हाइपोअल्बुमिनिया हो जाता है, नतीजे में क्या होता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर काफी घट जाता है। इसी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एनासायका हुआ करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एनासायका हुआ करता है।
ओके, उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस जो है हम ऑस्मोसिस कराते हैं हाइपरटोनिक सलाइन डाल के। इसकी वजह से जो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। यस, बोलो रेहाना। पेरिटोनियम के बाद क्या बोले? हाँ, फिर पेरिटोनियम के आगे, पेरिटोनियम के आगे क्या बोले? पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के नतीजे में अमूमन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन होता है। बेसिक इसका मैकेनिज्म ये है, चूंकि हम पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि आर्टरी और वेन इन दोनों का फिस्चुला बनाते हैं। अगर नहीं भी बनाते तो दोनों लाइन में कैथेटर डालते हैं, आर्टरी और वेन दोनों लाइन में कैथेटर डालते हैं और उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि हाइपरटोनिक सलाइन इंट्रा एब्डोमेन डालते हैं और लगभग 20 लीटर से लेके 26 लीटर तक हाइपरटोनिक सलाइन इंट्रा पेरिटोनियम डालते हैं। और उसकी वजह से जो ऑस्मोसिस डेवलप होता है, तो ऑस्मोसिस के नतीजे में जो हमारा वास्कुलर टोटल कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट से सारे के सारे यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो सारा कुछ कलेक्ट हो जाता है और फिर वापस से दूसरे रास्ते से निकालते हैं। 3 पोर्ट डालते हैं उसमें, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के नतीजे में अमूमन चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंट्रा स्पेस ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है उसके नियर बाय ऑर्गन पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा हाइपोअल्बुमिनिया मेनली जैसा कि बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर में भी हो सकता है, मेग सिंड्रोम में भी हो सकता है, और भी कई हाइपोअल्बुमिनिया काउज करता है, अल्बुमिनिया काउज करता है, ठीक है। इसके अलावा एटलेक्टेसिस में अमूमन छोटे से इफ्यूजन बनते हैं, चूंकि जो है इंट्रापिलरल जो है निगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। इंट्रापिलरल स्पेस में निगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से होता है। वहीं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू वेनस हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है अमूमनतः बढ़ जाता है। इसके नतीजे में होता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा जो है ये ट्रैप्ड लंग्स से मुराद ये है कि किसी दूसरे के झांसे में, जाल में फंस के लंग्स की वजह जो है, जैसे कि रिमोट कोई पार्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ और उसके नतीजे में जो है लंग्स जो है अपना प्रॉपर वर्किंग नहीं करने लगा, और ये जैसे कि किसी को CAGB हुआ या लीवर हुआ, नतीजे में क्या हुआ कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन काउज कर दिया। और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या कर दिया कि इंट्रापल्मोनरी सर्कुलेशन को हाई कर दिया, जिसकी वजह से कैपिलरी लीकिंग शुरू हो गई। वहीं बात करें अगर तो SVC ऑब्स्ट्रक्शन यानी सुपेरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से CSF लीक होने लगता है प्लूरल स्पेस में, और ऐसा होता है। वहीं मिक्सोइडमा बेसिकली क्या होता है कि सेवियर एक्यूट फॉर्म, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू हाइपरट्राइग्लिसरीमिया, सेवियर हाइपरट्राइग्लिसरीमिया जो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हाइपरट्राइग्लिसरीमिया के नतीजे में इसको प्लूरल इफ्यूजन डेवलप करता है। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसुडेटिव फ्लूइड का होता है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन का ये सारे के सारे काउज होते हैं। एक मिनट, अच्छा बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर काउज की बात करें तो एक्सुडेट्स या एक्सुडेटिव फ्लूइड, काउज ऑफ एक्सुडेटिव फ्लूइड। अगर कट जाता है बीच में तो आप लोग रीज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास अभी है लगभग आधे घंटे 29 मिनट है,
1:30 से फिर मुझे दूसरा काम है, तो आप लोग रीज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सुडेटिव फ्लूइड के काउज की बात करें तो एक्सुडेटिव फ्लूइड जैसा कि मैंने बताया वो फ्लूइड जिसके आर पार न देखा जा सके, जिसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, वो फ्लूइड कहलाता है एक्सुडेटिव फ्लूइड। तो एक्सुडेटिव फ्लूइड का जो सबसे पहला काउज होगा वो क्या होगा, नियोप्लाज्म यानी मैलिग्नेंसी यानी कैंसर। बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर हुआ और उसकी वजह से मेटास्टेटिक चेंजेस की वजह से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन तक पहुंच गया और नतीजे में क्या होगा कि पल्मोनरी कंजेशन बढ़ा देगा और प्लूरल स्पेस में लीकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज होती है इन्फेक्शंस। दूसरी चीज होती है इन्फेक्शंस या इन्फेक्टियस डिजीज, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो पैरासाइटिक हो। बैक्टीरियल की बात करेंगे तो निमोनिया के सारे काउज लिख सकते हैं आप, ट्यूबरकुलोसिस लिख सकते हैं आप। तो मोटी मोटी तौर पे कहें तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल सब होता है। बहुत ही कॉमन जो देखा गया है प्लूरल इफ्यूजन इन्फेक्शन में वो ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया के कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया के कंडीशन में। इसके अलावा चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का तो बैक्टीरिया है ही, निमोनिया चाहे वो वायरल हो, फंगल हो, प्रोटोजोअल हो, उससे बहस नहीं है, सब में प्लूरल इफ्यूजन काउज कर सकता है। वो जितना सेवियरिटी होगी निमोनिया की उसके अकॉर्डिंगली फ्लूइड का ये होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नतीजे में जो है अगर कहीं पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो आगे का प्रेशर काफी पुअर हो जाता है, पीछे का प्रेशर काफी हाई हो जाता है। अब प्रेशर जैसे ही हाई होगा तो कैपिलरी लीकिंग शुरू। ठीक है, हेलो जी सर। नेक्स्ट जो इसका अगर हम बात करें काउज का तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोलाजन वास्कुलर डिजीज। कोलाजन वास्कुलर डिजीज जैसे रूमेटिक डिजीज, जैसे रूमेटिक डिजीज, एसएलई, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज की बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसोफेजियल परफोरेशन, इसोफेजियल परफोरेशन। इसके अलावा पेंक्रियाटिक डिजीज, डायफ्राग्मेटिक हर्निया, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, इंडोस्कोपिक एस्केलोथेरेपी। तो ये जीआई काउज हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपर यूरेमिया या यूरेमिया कह लीजिए, यूरिन का ब्लड में मिल जाना, यूरेमिया, मेक सिंड्रोम, मेक सिंड्रोम। इसके अलावा ड्रग्स भी काउज कर सकते हैं। वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, एमाडेजोन, नाइट्रोफिरेंटोइन, डेंटरोलेन, सर ड्रग्स फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ क्या बोले, सर रिपीट कर दीजिए। ड्रग्स वाले में ब्रोमोक्रिप्टिन, यस सर। ब्रोमोक्रिप्टिन, एमाडेजोन, नाइट्रोफिरेंटिन, डेंट्रोलोन,
इसके अलावा ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, जी सर। एक काइलोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, ये सारा कुछ काउंट करेगा आपको। काइलोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, अब हम बात करेंगे कि जो एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है वो और ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है वो, इन दोनों के फीचर्स क्या क्या होंगे। एक फीचर तो मैंने बता दिया था कि ट्रांसुडेट मींस ट्रांसपेरेंट, एक्सुडेट मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ होता है उसमें, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले लिख लो फीचर्स ऑफ पिलर फ्लूइड। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, टेबल तीन पार्ट में। एक टेबल बना लो, 3 कॉलम रहेगा और रोज रहेंगे कई सारे। तो एक टेबल बना लो, पहले में लिख लो फीचर्स, कॉलम में पहले फीचर में लिख लो फीचर्स, और दूसरे कॉलम के ऊपर में लिख लो ट्रांसुडेट, और तीसरे कॉलम के ऊपर में लिख लो एक्सुडेट। पहले कॉलम में लिख लो फीचर्स, दूसरे में लिख लो ट्रांसुडेट, और तीसरे में लिख लो एक्सुडेट। ठीक है, अभी ये फीचर्स हम वापिस से शुरू करेंगे। 1 मिनट में कटने वाला है, तो अगर 1 मिनट में कोई क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पर से तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, ये पर माइक्रोफील्ड क्या होता है? पर माइक्रोफील्ड, अरे जब कभी भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं तो एक फील्ड के अंदर कोई चीज कितना नंबर ऑफ दिखाई देता है उसको पर माइक्रोफील्ड, या HPF भी कहते हैं, हाइपर फोकस। कि सर पूरा स्लाइड का लेते हैं? नहीं नहीं, एक व्यू का। पर माइक्रोफील्ड मतलब एक फोकस में। थैंक यू सर, यही पूछना था। और कुछ है? ठीक है, तो जब तक कटता है और दोबारा ज्वाइन करता हूँ तब तक जो है मैं 1-2 कॉल है उसको कर लेता हूँ। नमस्कार, कोविड-19 हाँ बोलो। रूम में। हाँ ना। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दोबारा से